Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss meaning and nature of negotiable instruments. Business Law 2nd, Chapter 1, BCom 4th Sem. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। इंट्रोडक्शन। The Negotiable Instruments Act was enacted in India as 1881। तो इंडिया के अंदर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो कौन सा है? 1881 है। इस एक्ट के इनेक्टमेंट से पहले यानी कि इस एक्ट के लागू होने से पहले जो प्रोविजंस गिवन थे किसके अंदर? इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर, वो इंडिया के अंदर एप्लीकेबल थे। क्योंकि जो इंडिया है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1947 में, और ये एक्ट कब का है? 1881 का। तो इट मीन्स उस टाइम पे ब्रिटिश का शासन था इंडिया में। तो प्रेजेंट जो हमारे पास एक्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इंग्लिश एक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। इंग्लिश एक्ट में जो भी प्रोविजंस गिवन थे हमने क्या करा? उन प्रोविजंस को मॉडिफाई कर दिया, है उसी एक्ट के ऊपर बेस्ड। द एक्ट इज एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, और ये जो एक्ट है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। क्योंकि जो सेक्शन था 370 उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी इंडिया में लॉज वगैरह बनाए जाएंगे वो जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन जब 2019 में 370 सेक्शन को हटा दिया तो उसके बाद से जो भी लॉज हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो गए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होता है। चलो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कोई एक्ट कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि कंट्री के अंदर या जो कोई भी एरिया है अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या क्या प्रोविजंस उस पर लागू होने चाहिए। तो उस चीज़ के लिए क्या करती है, एक कमेटी तैयार की जाएगी सबसे पहले। तो सबसे पहले एक कमेटी बना दी, उस कमेटी में मेंबर्स होंगे, वो क्या करेंगे? ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो ड्राफ्ट क्या होता है? मतलब रफली पेपर उन्होंने तैयार करने हैं जिसमें उस लॉ के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है, टर्म्स कंडीशन है, कितने चैप्टर्स में डिवाइड होगा, कितने सेक्शंस होंगे, वो सब वो डिसाइड करेंगे। अब ये जो ड्राफ्ट है उसको रफली हम क्या कहते हैं? बिल भी कहते हैं। अब इस बिल को जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं उनमें प्रेजेंट किया जाएगा, और पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक लोअर हाउस है एंड दूसरा अपर हाउस है। लोअर हाउस को हम क्या कहते हैं? लोकसभा, एंड जो अपर हाउस है वो कौन सा है? हमारा राज्यसभा। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कंडीशन दी हुई है कि कैसे एक बिल को पास किया जाता है, कि मेजॉरिटी मेंबर कैसे करेंगे, लोकसभा के मेंबर ही करेंगे या फिर राज्यसभा के मेंबर्स को भी राइट है, तो वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। बस मेन बात ये है कि इस बिल को दोनों हाउसेस में प्रेजेंट किया जाएगा, लोकसभा में एंड राज्यसभा में। क्योंकि कई केसेस में क्या होता है कि जो बिल को पास करने का राइट है वो सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स के पास है। राज्यसभा के मेंबर्स क्या करते हैं? सिर्फ उस बिल को देख सकते हैं, वो सजेशन प्रोवाइड करेंगे, और जो मेन जो सहमति होगी उसको पास करने की वो लोकसभा के मेंबर्स के पास होगी। बट ये डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशन पे एंड बिल किस टाइप का है उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा? बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में प्रेजेंट कर दिया, और वहाँ से वो बिल है वो पास हो गया। अब ये जो बिल है पास होने के बाद किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो इस बिल को अच्छे से एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद जैसे ही प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दे दी, और एसेंट देने के लिए, एसेंट मीन्स सहमति दे दी, सहमति देने के लिए क्या करता है? वो उस बिल पे साइन करेगा। और जैसे ही बिल पे साइन हो गए तो अब वो बिल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। अब ये जो एक्ट है वो बन तो गया, लेकिन इंडिया पे किस डेट से एप्लीकेबल होगा? वो उस डेट से एप्लीकेबल होगा जब जो गवर्नमेंट है उस एक्ट के बारे में ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर देगी।
जैसे ही ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन दे दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, उसके बाद से क्या हो जाएगा, जो ये एक्ट है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई भी पर्सन फिर ये नहीं कह सकता कि मुझे इस एक्ट के प्रोविज़न नहीं पता या मुझे इस एक्ट के बारे में नहीं पता, क्योंकि ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करने के बाद ये अज्यूम किया जाता है कि इंडिया के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं जो भी उस एक्ट के दायरे में आएंगे वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एक्ट है वो बनता है। सबसे पहले कमेटी तैयार की, कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट को हम बिल कहते हैं, और ये बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में प्रेजेंट होगा, वहाँ पे डिस्कशन होगी। उसके बाद जैसे ही पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं उन्होंने इसको पास कर दिया, जो ये बिल है वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उस बिल को अच्छे से एनालाइज करने के बाद उस पर साइन करेगा। उसने अपनी एसेंट दे दी, सहमति दे दी। वो देने के बाद फिर जो इस बिल को एक्ट कहेंगे, और जो ये एक्ट है वो लागू कब से होगा, जिस डेट को ऑफिशियल गजट में इसको नोटिफाई कर दिया। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है नेगोशिएबल एंड दूसरा है इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ट्रांसफरेबल कैसे होगा, बाय डिलीवरी। एंड इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच क्रिएट अ राइट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि एक पर्सन के फेवर में राइट को क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चेक। चेक क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि ए ने बी को चेक दिया तो चेक रिटर्न होगा, उसमें जो डिटेल्स होंगी वो रिटर्न में होंगी, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया। नेगोशिएट हो गया, ट्रांसफरेबल हो गया, ए ने बी को ट्रांसफ़र किया और बी के पास क्या राइट आया कि वो उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा के अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। डेफिनेशन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, उसके अंडर जो सेक्शन है 15, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका मतलब किससे है, एक प्रोमिसरी नोट से है। प्रोमिसरी नोट नेम से सजेस्ट हो रहा है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रोमिस करेगा कि वो एक पार्टिकुलर डेट को जो स्पेसिफाइड अमाउंट है उसकी पेमेंट की जाएगी। जैसे आपने 10 रुपए के नोट पे भी देखा होगा, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो सेम यहाँ पे क्या है, प्रोमिसरी नोट एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करेगा कि मैं इस पर्टिकुलर डेट को आपको जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट है उसकी पेमेंट कर दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आपने अकाउंट में BR एंड BP का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके हैं। इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। हमने यहाँ पे दो पार्टी ली, एक तरफ है बायर एंड दूसरी तरफ है सेलर। बायर क्या करता है, सेलर से जो गुड्स है सर्विसेज है उनको परचेज करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेलर ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर दिया बायर को। अब गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में जो कंसिडरेशन पे किया जाएगा वो कंसिडरेशन कैसे पे कर सकता है, कैश के फॉर्म में, अगर कैश में सेल हुई है। क्रेडिट में सेल होगी तो वो डेटर भी बन सकता है, सेलर का डेटर बन जाएगा, या फिर चेक इशू कर सकता है पेमेंट करने के लिए, ड्राफ्ट इशू कर सकता है। इसके अलावा एक मेथड और है, जो सेलर क्या करेगा, एक जो बिल को लिखेगा, और सेलर को ही क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं। तो बिल लिखा और उसने किसको दे दिया बिल, बायर को। बायर ने अपनी क्या देनी है, एक्सेप्टेंस देनी है, उसको स्वीकार करना है बिल को, और कैसे करेगा, उस पे साइन करके। जैसे ही बायर ने बिल पे साइन कर दिए, इट मीन्स उसने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, और बायर को क्या कहा जाएगा, ड्रॉई। अब साइन करके जो बिल है बायर किसको वापस कर देगा, सेलर को। तो जो सेलर के पास बिल आया उसको क्या कहेंगे, बिल रिसीवेबल। यानी कि उस बिल से क्या कर सकता है सेलर, जो भी मैच्योरिटी डेट होगी, चाहे वो 2 मंथ्स के बाद या फिर 3 मंथ्स के बाद जो बिल है
उसकी मैच्योरिटी डेट आए तो उस टाइम पे उस बिल को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। मैच्योरिटी डेट से पहले भी बिल को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो बैंक है वो कुछ चार्जेस लेता है। ठीक है, तो जो सेलर को बिल मिला वो BR हो गया, बिल्स रिसीवेबल, और जो बायर ने बिल दिया है वो क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। इट मीन्स कि कुछ टाइम के बाद इन फ्यूचर बायर को उसकी पेमेंट करनी है, वो उसके लिए क्या है, पेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का, कि जहाँ पे दो पार्टी होते हैं, एक बायर एंड सेलर। सेलर ने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया बायर को, और फिर उसने क्या करा, पेमेंट रिसीव करने की जगह पे जो एक बिल था वो बायर को लिख के दे दिया, बायर ने उस बिल पे साइन किए, तो वो जो बिल था सेलर के लिए बिल रिसीवेबल है एंड बायर के लिए बिल्स पेबल है। और चेक पेबल, चेक आपको पता ही है कि जैसे बैंक में जो पासबुक होती है उसके साथ जो चेक बुक भी आते हैं, उसमें से जो हम चेक फिल करके दे देते हैं एक पर्सन को कि जो पेमेंट है वो बैंक में चेक को डिपॉजिट करवाएगा और जो पेमेंट है उसको विड्रॉ कर लेगा। ईदर टू ऑर्डर और टू बेरर, तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो है ऑर्डर, एक है बेरर। इट मीन्स कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो दो तरह के होंगे, एक ऑर्डर टाइप के एंड दूसरा बेरर टाइप के। अगर किस टाइप के है, बेरर टाइप के है, तो उस बेरर इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, अगर ऑर्डर टाइप के हैं तो उसमें डिलीवरी भी होगी, साथ में एंडोर्समेंट भी होगा। डिलीवरी में तो क्या होता है कि कोई भी आप डेजिग्नेशन नहीं देते हो कि किसके नाम पे आपने उसको ट्रांसफ़र किया, मेयरली बस आपने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को वो दे दिया, तो उसकी जो भी मैच्योरिटी डेट आएगी फ्यूचर में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन एंडोर्समेंट में क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है ना, उसके पीछे जो जिसके नाम पे आप दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो जिसको, उसके साइन करने पड़ेंगे। जो ये डेफिनेशन है सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग बहुत ही नैरो सी डेफिनेशन है, वाइड डेफिनेशन नहीं है। इसमें हमें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन चीज़ें इंक्लूड है, एक प्रॉमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल। ना ही ये डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहे हम किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट को। जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू थॉमस, ये थोड़ी सी ब्रॉडर डेफिनेशन है। A negotiable instrument is one which is by a legally recognized custom of trade or law, transferable by delivery or by endorsement, and delivery in such circumstances that the holder of it for the time being may sue on it in his own name, and the property it passes free from equities to a bona fide transferee for value, notwithstanding any defect in the title of transfer। तो थॉमस के अकॉर्डिंग जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड हों, जो कस्टम ऑफ ट्रेड है लो, यानी कि लो के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, वो लीगल होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, और जिनको ट्रांसफ़र किया जाता है या तो डिलीवरी के थ्रू या फिर एंडोर्समेंट से या फिर दोनों। जो डिलीवरी है वो किन सर्कमस्टेंसेस में होंगी, जहाँ पे जो होल्डर है ना वो क्या कर सकता है, जिसको वो हमने डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट दिया है, ट्रांसफरेबल किया है, वो अपने नाम से क्या कर सकता है, उस पर सू कर सकता है, केस कर सकता है। और जो भी प्रॉपर्टी है पासिस होगी, किससे, ओनर से पास हो जाएगी जिसको वो इंस्ट्रूमेंट दिया था। और जो टाइटल होगा, मान लो उसमें कोई भी डिफेक्ट है, देखो अगर नॉर्मल जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को सेल परचेज किया जाएगा तो देखो दो पार्टी हैं, एक है बायर और एक है सेलर। तो जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर कौन था, सेलर। सेलर ने क्या करा, उस प्रॉपर्टी को बेच दिया बायर को, बायर ने उसको परचेज कर लिया। जैसे ही जो बायर है उसको फुल पेमेंट कर देगा, पेमेंट करने के बाद जो ओनरशिप है वो बाद में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या होता है कि जैसे ही जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ए ने बी को ट्रांसफ़र किया, तो जो बी है ना ट्रांसफ़र होते ही इंस्ट्रूमेंट के, तो वो क्या माना जाएगा, ओनर माना जाएगा उसका।
और जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट या जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसफरेबल होते हैं, उसका टाइटल होगा वो गुड होगा, मतलब गुड फेथ में ही वो ट्रांसफर किए जाएंगे। फीचर से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है क्या क्या। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ये तो क्लियर है कि रिटर्न में होना चाहिए। सेकंड क्या है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू अ बेरर इज ट्रांसफरेबल मेयरली बाय डिलीवरी, वेयर एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर इज ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कौन से वाला है, अगर बेरर वाला है तो उस केस में वो ट्रांसफरेबल हो जाएगा सिर्फ डिलीवरी से। लेकिन जहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसा है, पेबल टू ऑर्डर, तो उस केस में एंडोर्समेंट भी होगा एंड डिलीवरी भी। थर्ड क्या है, द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन सू अपॉन इट इन हिज ओन नेम। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है तो वो अपने नाम से भी क्या कर सकता है, सू कर सकता है। The consideration is not mentioned on the negotiable instrument. It is presumed that the negotiable instrument has been drawn for a valuable consideration. अगर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उस पर कंसिड्रेशन कितना अमाउंट है, कितने अमाउंट के लिए जो नेगोशिएबल जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसफर किया गया था, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो कंसिड्रेशन का अमाउंट मेंशन नहीं है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको वैल्यूएबल कंसिड्रेशन के लिए ड्रॉन किया गया। It works in the same manner as money and like money it may transferred from one person to another. तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो उसी तरह से काम करेगा जैसे मनी काम करती है, कि मनी को जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं तो वैसे ही जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होता है, उसकी जो पेमेंट होगी वो फ्यूचर में होगी। The transfer does not need to give notice to any person at the time of transferring the instrument. जो ट्रांसफर है उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो नोटिस दे उस पर्सन को जिस टाइम पे उसने इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र किया। सेवेंथ क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ डेट। तो सबसे सिंपल तरीका है और सबसे आसान है कि जिसके थ्रू जिसको आपने डेट यानी कि कोई भी पेमेंट करनी है वो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हो। द टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट रिसीव्ड बाय अ बोनाफाइड ट्रांसफरी इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। इट मीन्स कि जो ट्रांसफरी के पास जो इंस्ट्रूमेंट आया है उसने तो गुड फेथ में उस इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है, तो उससे उस इंस्ट्रूमेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ट्रांसफ़र के टाइटल में कोई भी डिफेक्ट हुआ। तो एज पर द अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रेलवे रिसीट, डिविडेंड वारंट, डिबेंचर्स ऑफ पोर्ट ट्रस्ट और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट विल ऑल्सो क्वालिफाई एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर हमने जो 7-8 फीचर्स पढ़ी हैं इनके बेसिस पे अगर हम डिसाइड करें कि कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो हम जो रेलवे रिसीट है, डिविडेंड वारंट है, डिबेंचर ऑफ पोर्ट ट्रस्ट है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को क्वालिफाई करेंगे। हाउएवर मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, शेयर सर्टिफिकेट, बिल ऑफ लेडिंग, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्यों? दो दे आर द ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, इनको तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया बाय एंडोर्समेंट भी एंड डिलीवरी भी, लेकिन फिर भी इनको हम एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि दे डू नॉट गिव द ट्रांसफरी अ बेटर टाइटल देन दैट ऑफ द ट्रांसफ़र। क्योंकि ये जो ट्रांसफरी को ना जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं करते एकदम से, तो जो टाइटल है वो ट्रांसफरी के पास नहीं आता, इसीलिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। If there is a defect in the title of the transfer, the transferee also gets a defective title. अगर मान लो ट्रांसफर ने जो इंस्ट्रूमेंट दिया है ट्रांसफरी को उसके टाइटल में कोई भी क्या था, डिफेक्ट था, तो यही मानना जाएगा कि जो ट्रांसफरी को मिला है वो भी डिफेक्टिव टाइटल है। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में ऐसा नहीं होता कि अगर जो ट्रांसफ़र का जो टाइटल है वो उसमें कुछ भी डिफेक्ट है और उसने ट्रांसफ़र कर दिया ट्रांसफरी को, तो ट्रांसफरी वाली साइड में उसको एज अ डिफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको ट्रांसफरेबल किया जाता है बाय डिलीवरी या फिर बाय एंडोर्समेंट। लेकिन फिर भी कुछ क्या है इनमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, और कुछ क्या है सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, सबसे पहले है प्रॉमिसरी नोट। इसके अंडर क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि वो पर्टिकुलर डेट को जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट है उसकी पेमेंट कर देगा। बिल ऑफ एक्सचेंज पता है, चेक ये भी आपको पता है। फोर्थ क्या है एक्सचेकर बिल। जो एक्सचेकर बिल है इसको हम हिंदी में कहते हैं राजकोष बिल। और ये जो पार्लियामेंट के जो एक्ट हैं उसकी अथॉरिटी के अंडर इनको इशू किया जाएगा कि जो गवर्नमेंट है उसको जो मनी एडवांस की है उसकी सिक्योरिटी के तौर पर। सर्कुलर नोट, सर्कुलर नोट को कौन इशू करते हैं, या तो बैंक इशू करेंगे या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इशू करेंगे। किसको इशू करेंगे, प्राइवेट पर्सन को इशू करेंगे, कि जो प्राइवेट पर्सन है ट्रैवलिंग के टाइम पर कोरेस्पोंडेंट बैंक से क्या कर सकता है, फंड को विड्रॉ कर सकता है। डिविडेंड वारंट, डिविडेंड किसको पे किया जाता है, शेयर होल्डर को। तो डिविडेंड वारंट क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा जिसको प्रेजेंट करके जो भी शेयर होल्डर है वो डिविडेंड की अमाउंट को रिसीव करेगा। शेयर वारंट, तो शेयर वारंट कंपनी किसको इशू करेगी, शेयर होल्डर्स को या किसी पर्सन को। यानी कि जिस पर्सन के पास शेयर वारंट होगा वो पर्सन क्या कर सकता है, उस शेयर वारंट को प्रेजेंट करके उस शेयर वारंट पे जो भी अमाउंट स्पेसिफाइड है, जिस प्राइस पे शेयर्स की वैल्यू को स्पेसिफाई किया गया है, उसी वैल्यू पर एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर, जो टाइम लिमिट होती है ना, जो भी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होगी उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर उन शेयर्स को परचेज कर सकता है या फिर सेल कर सकता है। बैरर डिबेंचर, बैरर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको सिर्फ डिलीवरी से एक पर्सन को ट्रांसफर किया जाएगा। इट मीन्स कि इन डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर क्रिएट नहीं होता, कि रजिस्टर में कोई भी नाम नहीं है, सिंपल जिसके पास वो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो डिबेंचर होल्डर कंसिडर किया जाएगा। कंपनी के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, कंपनी कोई भी रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं करती। बैंक नोट, बैंक नोट सिंपल है कि एक पर्टिकुलर नोट होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है जिसके थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है पेमेंट करने का। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता है कि जहाँ पे जो बैंक है वो खुद गारंटी देता है कि अगर किसी पर्सन के अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हैं लेकिन उस पर्सन को लिमिट दी गई है कि वो अपने जो डेट है उनकी पेमेंट 50,000 तक कर सकता है, तो उस टाइम तो जो बैंक के अकाउंट में से जो 50,000 तक की जो लिमिट है वहाँ तक की वो पेमेंट हो जाएगी, लेकिन बाद में उस पर्सन को वो पेमेंट करनी होगी बैंक को। ट्रेजरी बिल, तो इनको हम क्या बोलते हैं, टी बिल्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट इनको इशू करती है, टी बिल्स होते हैं ट्रेजरी बिल्स, इनको गवर्नमेंट इशू करती है। ये शॉर्ट टर्म डेट की पेमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर इनकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी और जो टाइम पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर, या तो 1 साल होगा या फिर 1 साल से कम का टाइम पीरियड होगा। और इंडिया के अंदर आज के टाइम में 3 तरह के जो टी बिल्स है वो इशू किए जाते हैं। 91 डेज के टी बिल्स होते हैं, 182 डेज के एंड 364 डेज के। नेक्स्ट है हुंडी। हुंडी क्या है, एक इनफॉर्मल सिस्टम है जिसके थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है पेमेंट करने की। तो जो हुंडी है वो इलीगल माना जाता है और इसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये लीगली नहीं है, इनफॉर्मल वे है किसी भी पर्सन को प्रॉमिस करने का कि वो फ्यूचर में उसको पेमेंट कर देगा। फॉलोइंग आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, के जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो सबसे पहले है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर क्या होता है कि एक पर्सन इसको बैंक से या फिर जो पोस्ट ऑफिस से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करता है और उसको किसी दूसरे पर्सन को सेंड करेगा बाय पोस्ट, और जिस पर्सन को सेंड किए जाएंगे उसका जो नाम है वो स्पेसिफाइड होगा कि जो
वो पर्सन है, वही पर्सन जिसने कलेक्ट किया उस डॉक्यूमेंट को, वही उसको दिखा के मनी को कलेक्ट कर सकता है। उसकी जगह पे कोई दूसरा पर्सन उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये होता है मनी ऑर्डर। सेकंड क्या है? पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर भी एक तरह का मनी ऑर्डर ही है कि जब एक पर्सन पोस्ट ऑफिस से एक जो पीस ऑफ पेपर है उसको कलेक्ट करेगा जो कि मनी को रिप्रेजेंट करता है, और वो सेंड कर देगा दूसरे पर्सन को बाय पोस्ट, बाय मेल। थर्ड है डिपॉजिट रिसीट। तो डिपॉजिट रिसीट क्या होता है? एक प्रूफ होता है कि जो किसी पर्सन ने बैंक में अमाउंट है वो डिपॉजिट कराई। जैसे आप किसी बैंक में पैसे जमा करवा के आते हो तो जो बैंक वाला क्या करेगा, आपको एक स्लिप प्रोवाइड करेगा। तो वो स्लिप क्या है? प्रूफ है कि आपने इस बैंक में जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कराया, तो वो डिपॉजिट रिसीट हो जाएगी। फोर्थ क्या है? शेयर सर्टिफिकेट है। तो जब एक पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करेगा तो वो क्या बन गया? उस कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। बट उसके पास क्या प्रूफ है कि वो उस कंपनी का शेयर होल्डर है? तो प्रूफ क्या हो जाएगा? शेयर सर्टिफिकेट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उस कंपनी की जो कॉमन सील है वो उसके ऊपर लगी होती है, सिग्नेचर होते हैं, तो जिससे वो शेयर होल्डर बता सकता है कि उसने इस कंपनी के इतने नंबर ऑफ शेयर्स को परचेज किया हुआ है। तो बस एज ए लीगल प्रूफ ही होता है। तो जो ये सारे 4 आइटम हैं, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, डिपॉजिट रिसीट, शेयर सर्टिफिकेट, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट भी हैं और इनको ट्रांसफ़र भी किया जाता है एंडोर्समेंट के थ्रू भी एंड डिलीवरी से भी। लेकिन फिर भी इनको हम एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि अगर ट्रांसफ़र की तरफ से कोई डिफेक्टिव टाइटल ट्रांसफ़र हो गया ट्रांसफरी को, तो ट्रांसफरी को भी जो डिफेक्टिव टाइटल ही रिसीव होगा, इसीलिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फॉलोइंग आर द सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स: बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, कैरियर रिसीट, लेटर ऑफ क्रेडिट, रेलवे रिसीट, वारफिंगर सर्टिफिकेट। तो ये सब क्या है? आपके सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। जो सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको ट्रांसफ़र किया जाता है एंडोर्समेंट से एंड डिलीवरी से, लेकिन जो ट्रांसफरी है उसको बेटर टाइटल रिसीव नहीं होता देन दैट ऑफ द ट्रांसफर, देयरफॉर दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और इसी वजह से इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह क्लासीफाई नहीं किया गया। एंड हैंस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू देम। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इनके ऊपर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविजंस है वो भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेगोशिएबिलिटी: इन ऑर्डर फॉर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू बी वैलिड। अगर किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कहना है कि वो वैलिड है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी नेगोशिएबल। जरूरी नहीं कि उसको नेगोशिएबल होना चाहिए, बिकॉज द एक्ट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू सर्टन इंस्ट्रूमेंट विच आर नॉट नेगोशिएबल। क्योंकि जो ये एक्ट है ना वो उन इंस्ट्रूमेंट्स पे भी एप्लीकेबल होता है जो नेगोशिएबल नहीं है। Such instruments do not contain the above mentioned characteristics and are transferable in the same manner as the normal goods। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि जो भी हमने करेक्टरिस्टिक्स ऊपर पढ़ी वो सारी के सारी इनके ऊपर एप्लीकेबल हो और इनको सेम उसी मैनर में ट्रांसफ़र किया जाए जैसे कि नॉर्मल गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो देयरफॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉर्मल गुड्स। तो हम कह सकते हैं कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। किनसे? नॉर्मल गुड्स से। लॉ के अकॉर्डिंग ओनली इंस्ट्रूमेंट्स कंटेनिंग द फॉलोइंग वर्ड्स आर नेगोशिएबल एंड कैन बी ट्रांसफर्ड एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो नेगोशिएबल जो लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया जाएगा जिनको ट्रांसफ़र करते टाइम जो ये वर्ड्स हैं वो यूज़ किए गए। जैसे कि पे ए और ऑर्डर, पे टू ऑर्डर ऑफ ए, पे ए एंड बी, पे ए और बी, पे ए और बैरर, पे बैरर। तो ये सब अगर वर्ड्स यूज़ हैं जो ट्रांसफ़र करते टाइम तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। However, instruments written in the following manner are neither negotiable nor transferable। लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है वो रिटर्न में है लेकिन नेगोशिएबल नहीं है या ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन उनको भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर किया जाता है अगर पे ए ओनली, पे ए एंड नो वन एल्स।
अगर ये वर्ड्स यूज हों तब। प्री-अजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 118 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एग्रीमेंट अगर नहीं है तो उस केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ अजम्पशंस गिवन है, वो लेट की जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है, दैट ईच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिन ड्रॉन, एक्सेप्टेड एंड ट्रांसफर्ड फॉर अ कंसिडरेशन, कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको ड्रॉन किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, वो कंसिडरेशन के लिए ही होगा। सेकंड क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट है हैज़ बीन मेड और ड्रॉन ऑन द डेट मैंशनड ऑन इट, कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके ऊपर डेट भी मैंशन होगी। थर्ड क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा, और ये डेट कब आएगी, जिस डेट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉन किया गया था या मेड किया गया था उसके बाद की डेट होगी, लेकिन मैच्योरिटी डेट से पहले की डेट होगी, कि मैच्योरिटी डेट से पहले और ड्रॉन करने के बाद जो बीच वाली डेट होती है उसी डेट में इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा। फोर्थ अजम्पशन क्या है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको मैच्योरिटी डेट से पहले पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिफ्थ क्या है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको एंडोर्स किया जाएगा सेम ऑर्डर में एज द एंडोर्समेंट आर अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो भी लिखा हुआ है कि किस तरह से उसको एंडोर्समेंट किया जाएगा उसी मैनर में उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाता है। सिक्स्थ अजम्पशन क्या है, दैट एवरी प्रोमिसरी नोट और द बिल ऑफ एक्सचेंज विच हैव बीन लॉस्ट वॉज प्रॉपरली स्टैम्प्ड, यानी कि जो भी प्रोमिसरी नोट होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे, उनको क्या किया जाएगा, प्रॉपरली स्टैम्प किया जाएगा। सेवेंथ क्या है, द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, कि जो भी जिसके पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो उसका क्या माना जाएगा, ऑनर लेट किया जाएगा। However, in case of a person has acquired a negotiable instrument by committing any fraud or any other crime or by unlawful consideration, then the above presumption is not valid. अगर किसी केस में जो पर्सन है जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर किया है वो कैसे किया, फ्रॉड करके या फिर कोई क्राइम करके या फिर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करके, तो उस केस में जो ये 6 अजम्पशंस हैं वो वैलिड नहीं होंगी। एंड द ओनस विल बी ऑन हिम टू प्रूव दैट ही इज़ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, और साथ में जिस पर्सन के पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रूफ करे कि उसने जो टाइटल लिया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो गुड फेथ में लिया है। In order to prove that he is a holder in due course, he will have to give proof of the following fact, और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसको जो फैक्ट्स हैं वो प्रूफ करने होंगे, जैसे कि दैट द इंस्ट्रूमेंट वॉज एक्वायर्ड फॉर अ कंसिडरेशन, कि जो उसने इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया था वो कंसिडरेशन के बदले में किया था, मतलब उसने कोई भी इलीगल एक्टिविटी से क्राइम करके उस इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर नहीं किया। सेकंड क्या है, दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और उसको साथ में ये भी बताना होगा, प्रूफ करना होगा कि वो अवेयर नहीं था कि उस इंस्ट्रूमेंट के टाइटल में कोई भी डिफेक्ट है। थर्ड, उसको प्रूफ करना होगा दैट ही बिकेम अ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द अमाउंट मैंशनड ऑन द इंस्ट्रूमेंट बिकेम पेबल, कि जिस टाइम पे उसने इंस्ट्रूमेंट को अक्वायर किया था वो होल्डर बना था, उससे पहले उस इंस्ट्रूमेंट पे जो भी अमाउंट मैंशन थी वो पेबल थी। Once a dishonored instrument has been duly protested, the courts will consider the instrument as dishonored, कि जब तक जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया और उसके ऊपर क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध चल रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसको एज एन डिसऑनर इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर कर सकता है जब तक कि वो सही साबित नहीं हो जाता। The above mentioned presumption may be rebutted on sufficient proof being shown, कि जितनी भी जो प्रीजम्पशंस बताई गई हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, गलत साबित हो जाएंगी अगर कोई प्रूफ दिखाया गया। इन केस एनी पर्सन चैलेंजेस एनी ऑफ द अबव प्रीजम्पशंस, अगर कोई भी पर्सन है वो इन अजम्पशन में से किसी भी एक अजम्पशन को चैलेंज करता है, देन द ओनस विल बी अपॉन हिम टू प्रूव हिज एलिगेशन, तो वो जिम्मेदारी उसी पर्सन की होगी जिसने इन प्रीजम्पशन को चैलेंज किया है कि वो जो भी एलिगेशन लगा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, उनको सही साबित करे।
However, in case any instrument has been acquired by fraud or by committing any other crime or for an unlawful consideration, the above mentioned presumption will not be applicable in such a case. तो ओवरऑल यही है कि अगर इंस्ट्रूमेंट को कैसे एक्वायर किया गया है, बाय फ्रॉड या कमिटिंग एनी अदर क्राइम, कोई क्राइम करके आपने एक्वायर किया है या फिर कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन है, तो उस केस में जो भी अजम्पशंस दी गई हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो ये चैप्टर है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।